नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805609697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य हिंदी की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग टोटल 1000 प्रश्न जो है वो देखेंगे और यह इसका पहला वीडियो है। इसमें जो सभी प्रश्न रहेंगे वो आपके हिंदी व्याकरण के रहेंगे, हिंदी साहित्य के रहेंगे और पत्र लेखन से यह प्रश्न रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी टॉपिक जो है इस सीरीज में आपको मिलेंगे, जिसमें आपको लेखक और उनकी कृतियाँ देखने को मिलेंगे। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आप लोग देखेंगे, शब्द और वाक्य शुद्धि देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द जो है इस सीरीज में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अनेकार्थी, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, लिंग, वचन, काल और कारक देखेंगे। वाक्य के प्रकार, वाच्य और चिन्ह इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। इसमें वर्णमाला के भी पूरे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। शब्द के प्रकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, तद्भव, तत्सम, छंद और गद्यांश की भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी इस सीरीज के माध्यम से। मुहावरा और लोकोक्तियों से प्रश्न इस सीरीज में रखा गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपको देखने को मिले इस सीरीज में, और साथ ही कुछ परीक्षाओं में इंग्लिश के वर्ड दिए जाते हैं और उसमें आपको हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है, उसकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। और यह जो सीरीज है ये आपके UPSSC वीडियो, UPPCL, जूनियर असिस्टेंट, UP टेट, SSC GD सहित जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए अब काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो आप लोग इस वीडियो पर अपना समर्थन जरूर दीजिएगा, लोगों को शेयर भी करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं, जैसे UPPSC, RO, BO, UPPCS प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा था? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या शरदचंद्र चट्टोपाध्याय? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। शरदचंद्र एक बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और इन्होंने देवदास नामक उपन्यास लिखा था जिस पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो वह उत्तर आपका हो जाएगा आपका प्रेमचंद हो जाएगा। अगर प्रश्न थोड़ा और डीप में आएगा तो इन्हें उपन्यास सम्राट किसने कहा था, आपका उत्तर होगा शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखा है जिनमें आपका सेवा सदन है, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, ये सभी जो उपन्यास है वह प्रेमचंद जी ने लिखा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? 1962, 1965, 1968 या 1968? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था। और यह जो अवार्ड है इनका एक कविता संग्रह है चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था। और यह ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता जो हिंदी में सर्वप्रथम थे। सबसे पहले इन्हें जो है हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था 1968 में। इनकी कुछ अन्य कृतियां हैं जैसे आपका युगवाणी है, युगांतर है, युगांतर है, आपके ग्राम्य है, ये सभी जो है सुमित्रानंद पंत ने इसकी रचना की है। और साथ ही में इन्हें जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से एक है। इनका जो जन्म है, सुमित्रानंद पंत का जो जन्म है वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। इनके जन्म को भी कभी कभी पूछता रहता है आपकी परीक्षा में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको संधि बतानी है। अन्वय में कौन संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि या यण संधि? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यण संधि है। अन्वय में यण संधि है। अनुधन आय, अनुधन आय से अन्वय बना है। यहाँ पर उ और आ मिल के आपका व बनता है और इसी कारण यह यण संधि है। और यण संधि जैसे आपका यदि धन आप यद्यपि जो बनता है इसमें भी यण संधि है। अन्वय में यण संधि है। अगला प्रश्न है
पावक में कौन संधि है? अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि? तो पावक में जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो पौ धन अक होगा, और इसमें अयादि संधि है, अव धन आ मिलके आपका आव बनता है, और इसी कारण इसमें अयादि संधि है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे आपको समास बताना है, कौन सा समास है? धनहीन में बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। सबसे पहले हम लोग समास विग्रह करेंगे। तो धनहीन का जो समास विग्रह होगा वह धन से हीन होगा, धन से हीन होगा, और इस प्रकार जो है इसमें तत्पुरुष समास होगा। इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है। और तत्पुरुष समास की जो विशेषता होती है, इसमें उत्तर पद अथवा अंतिम पद जो है वह प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, और यही कारण है धनहीन में तत्पुरुष समास है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, लड़का, गंगा या सीता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, लड़का जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका लड़का हुआ, फूल हुआ, वृक्ष हुआ, मनुष्य हुआ, ये सभी जो है सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? च, श्र, त्र या क? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, क के बाद छ का क्रम आता है। इसको हम लोग विच्छेद करेंगे सबसे पहले। तो ये आपका क प्लस स, इसका विच्छेद होगा, और इसका जो क्रम आएगा क के बाद इसका क्रम आएगा। कई परीक्षाओं में इसका विच्छेद भी पूछा गया है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यह एक संयुक्त व्यंजन है। छ एक संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन की जो संख्या आपकी है हिंदी वर्णमाला में वो कुल 4 है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन एक अनेकार्थक शब्द है? साहस, पुस्तक, अंबर या बालक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अंबर जो शब्द है यह एक अनेकार्थक शब्द है। अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, इसका मतलब आकाश भी होता है, अंबर का मतलब कपास भी होता है, और अंबर का मतलब अभ्रक भी होता है। तो अंबर एक जो शब्द है यह एक अनेकार्थक शब्द है। आते हैं अगला प्रश्न लो। आपको बताना है कि हिंदी में कुल कितने अर्धस्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अर्धस्वर हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अर्धस्वर हैं। वो आपका एक या है और दूसरा वाह है। यह सही फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ आपको डेटा पूछा सकता है कि कितनी संख्या में है, 1, 2, इस प्रकार से प्रश्न थोड़ा सा कठिन बनाया सकता है। हिंदी वर्णमाला में 2 अर्धस्वर हैं, एक या है और दूसरा वाह है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है? अमृत, माता, काठ या आंवला? तो इसका जो सही आंसर है, अमृत जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। बाकी माता, काठ और आंवला ये सभी तद्भव शब्द हैं। माता का जो तत्सम स्वरूप होता है वह आपका मातृ होता है। इसी प्रकार का काठ का जो तत्सम रूप होता है वह काष्ठ होता है, और आंवला का जो तत्सम रूप होता है वह आमलक होता है, आमलक होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य, कुंभनदास, सूरदास या चतुर्भुजदास? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अष्टछाप जो है यह 8 कवियों का समूह था, और इसमें 2 लोगों का शिष्यों का समूह था। 4 आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और इन्हीं के पुत्र थे विट्ठलनाथ। 4 आपके विट्ठलनाथ के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे, और 4 आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास और कृष्णदास थे, और विट्ठलनाथ के शिष्यों में आपके नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी थे। अगर आपके प्रश्न परीक्षा में टफ बनाएगा तो इन्हीं के 3 इनका देगा, 1 वल्लभाचार्य का दे सकता है, या 3 वल्लभाचार्य दे सकता है, 1 विट्ठलनाथ का दे सकता है। तो इसमें यह पूछ सकता है आपके कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इस प्रकार से प्रश्न जो है टफ बना सकता है आपकी परीक्षा में। और वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास को कहा था। यह भी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। कोश का सही अर्थ आपको बताना है। पहले कोश का जो अर्थ होता है वह शब्द संग्रह होता है, और दूसरे कोश का अर्थ आपका खजाना होता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन बी है वह सही है। अनल, अनिल का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अनल का अर्थ होता है आग होता है, और अनिल का अर्थ हवा होता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। जल का पर्यायवाची कौन है? सलिल, रसना, किहर या गयंद? तो इसका जो सही आंसर है
सलिल जो है ये जल का पर्यायवाची है। बाकी आपका रसना जो है ये जीव का पर्यायवाची है। कीहर शेर का पर्यायवाची है। और गयंद ये आपके हाथी का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है वो आपको बताना है। द्वितीय, एकापति, विधु या हिमकर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए द्वितीय जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह किरण का पर्यायवाची होता है। अन्य आपके एकापति, विधु और हिमकर ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के अन्य जो पर्यायवाची हैं वह भी आपके परीक्षा में पूछता है, जैसे आपका राकेश, मयंक, रजनीश, निशापति, शशांक, ये सभी पर्यायवाची जो है आपके चंद्रमा के हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। शांत रस का अस्थायी भाव आपको बताना है, निर्वेद, शोक, उत्साह या भय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। रस से एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो इनके अनुसार रसों की संख्या कुल 8 है। इनमें आपका श्रृंगार है, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। तो टोटल 8 रसों को भरत मुनि ने प्रामाणिकता दी है। इन्होंने शांत रस को अपनी श्रेणी में नहीं रखा, जिसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आगे नाथ न पीछे पघा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बंधन रहित होना। आगे नाथ न पीछे पघा का अर्थ होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंगुली का नग होने का क्या अर्थ होता है। अनुभवी होना, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, अनुरूप जोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अनुरूप जोड़ा होना। अंगुली का नग होने का जो अर्थ होता है वह अनुरूप जोड़ा होना होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। यह कौन सा चिन्ह है, योजक, अल्प विराम, हंसपद या अर्धविराम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए योजक। यह जो चिन्ह है यह योजक का चिन्ह है। जैसे आप लोग माता पिता लिखते हैं, माता पिता, इसके बीच में जो है यह जो चिन्ह है यह आपका योजक चिन्ह होता है। अल्प विराम आप लोग जानते हैं इस प्रकार से दिया जाता है। हंसपद जब कभी हम लोग किसी शब्द को छोड़ देते हैं या छूट जाता है तो उसके बीच में कुछ इस प्रकार लगाकर लिखते हैं शब्द। और आपका अर्धविराम कुछ इस प्रकार का होता है। तो यह जो चिन्ह है यह आपका योजक है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 6, 5, 4 या 8। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कुल 8 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है वह विधान वाचक होता है। दूसरा आपका निषेधवाचक होता है, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चौथा आपका विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। पांचवा आपका आज्ञासूचक वाक्य होता है, आज्ञासूचक वाक्य। छठा आपका इच्छावाचक। सातवां आपका संदेहवाचक। और आठवां आपका संकेतवाचक वाक्य होता है। तो टोटल अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञासूचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो टोटल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। अगला जो प्रश्न है, जिसे पार पाना कठिन हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है, निर्मम, आगम, दुर्गम या अतीन्द्रिय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उसे दुर्गम कहा जाता है। जिसे पार पाना कठिन है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो आपका दुर्गम होता है। निर्मम उसे कहा जाता है जिसमें दया का भाव ना हो, उसे निर्मम कहा जाता है। और अतीन्द्रिय, इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर हो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है वो आपका अतीन्द्रिय होता है। और आगम, ये जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अस्थावर का विलोम आपको बताना है, सचल, चेतन, चंचल या जंगम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जंगम। अस्थावर का जो अर्थ होता है वह एक जगह स्थिर होना, और जंगम का जो अर्थ होता है चलने फिरने वाला होता है। तो अस्थावर का जो विलोम होता है वह आपका जंगम होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आतिथ्य का विलोम आपको बताना है, मित्र, आतिथेय, शत्रु या अपना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी आतिथेय। आतिथ्य का जो अर्थ होता है वह आतिथेय होता है। प्रश्न लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 5, 4, 6 या 3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला आपका उत्तम, दूसरा आपका मध्यम और तीसरा आपका अन्य। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर आपका मध्यम और आपका अन्य
पुरुष सर्वनाम। उत्तम के अंतर्गत आपका मैं आता है, मध्यम में तुम आता है और अन्य में आपका वह आता है। तो इस प्रकार जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कुल 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ई का उच्चारण स्थान आपको बताना है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी तालव्य है। ई का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य होता है। इसके अतिरिक्त दीर्घ ई और आपके च वर्ण अर्थात च, छ, ज, झ और इया, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका तालव्य होता है। तो आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।